हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुई, क्यों हुई, उसके क्या क्या रीजंस थे, उसके क्या क्या इफेक्ट थे, कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके क्या क्या रिजल्ट्स हुए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में क्या क्या चेंजेस आए। और ये रशियन रिवॉल्यूशन क्या है, रशिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या रिलेशन है, क्यों रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था या नहीं था, ये सारे क्वेश्चन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गो टू द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉल रिविजन्स व्हाट वी आर लर्न टुडे, कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाई एशियन अफ्रीकन कंट्रीज वेयर रूइंड, क्यों एशिया और अफ्रीका की कंट्री है वो रूइन हो गई, उनकी जो इकोनॉमिकल और सोशल इंप्रूवमेंट थी वो डिस्ट्रॉय क्यों हो गई। एक्सप्लेन कॉलोनिज्म इन एशिया एंड एक्सप्लेन कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका के अंदर जो कॉलोनिज्म है वो हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अलग अलग कंट्री के लोगों ने एशिया और अफ्रीका में अपनी अलग अलग कॉलोनियां बनाई और वहां पे बिजनेस एस्टेब्लिश किया। यू शुड नो दिस, मतलब कि एक बियॉन्ड बुक्स क्वेश्चन जो हम हर बार पढ़ते हैं। विच कंट्री इज invented a shampoo, sorry there is a invented, which country invented a shampoo, दुनिया में कौन सी कंट्री ने शैम्पू को इन्वेंट किया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, व्हाई एशियन अफ्रीकन कंट्रीज वेयर रूइंग, क्यों एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज जो है वो रूइंग होगी। द ईयरिंग ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्सपांशन ऑफ द एम्पायर एंड एक्वायरिंग अ न्यू टेरिटरीज। तो जो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रियां हैं उनको अपना जो बिजनेस है वो डेवलप करना था, उनको अपना बिजनेस है एक्सपांस करना था, उसको बड़ा करना था और अपना जो एम्पायर है उसको बड़ा करना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, न्यू टेरिटरीज, मतलब कि नई नई जो शॉप्स हैं या नई नई जिसे हम कहते हैं ट्रूप्स या फिर अपने नए नए कॉलोनीज जिसे हम कह सकते हैं वो एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्टेड इन दिस कंट्रीज गोइंग टू एशिया एंड अफ्रीका। तो इंडिया अगर बात करें तो एशिया में जो हिस्सा है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, ये सारे के सारे कंट्री के अंदर तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया ही किया। साथ साथ उन्होंने अफ्रीका के अंदर भी कुछ कुछ सिटीज के अंदर अपना एस्टेब्लिशमेंट किया और वहां पे उन्होंने कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। दस दे एस्टेब्लिश देयर कॉलोनी एंड एक्सपांड देयर रूल। इसको मैप में समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट बिफोर 1945। फ्रांस जो ग्रीन कलर का है, तो वहां पे जो है फ्रांस का कॉलोनिज्म था। फिर मैंने यहाँ पे दिया है पिंक, तो यहाँ पे ब्रिटिश जो पिंक है यहाँ पे ब्रिटिशर्स का है कॉलोनिज्म था, इंडिया में ब्रिटिशर्स थे। येलो मतलब कि इटालियन, तो जो चाइना वगैरह है यहाँ पे एशिया में, बाकी जो रशिया है वहाँ पे इटालियन का जो है पूरा का पूरा कॉलोनिज्म था, वहाँ पे बहुत सारी उनकी कॉलोनीज थी, वो लोग बिजनेस करते थे। तो ये पूरा चार्ट है जहाँ पे एशिया और अफ्रीका में ऑलमोस्ट सारी कंट्री के ऊपर अलग अलग कंट्री के लोगों का कॉलोनिज्म था और उनका पूरा का पूरा राज था। तो बहुत ही छोटी छोटी कंट्रियां थी जिन्होंने बड़ी बड़ी कंट्रियों पे अपने कॉलोनी बनाए थे और उनपे वो लोग क्या करते थे, रूल करते थे। Consequently, there arose a competition between the European nation and establishing colonies. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो यूरोपियन नेशन है, फ्रांस है, डच है, इटाली है, उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो गया ब्रिटेन के लोगों के साथ। और अगर हम बात करें ब्रिटिश के लोगों के साथ, उनका कंपटीशन बढ़ता गया। सो इसका क्या रिजल्ट आया, दिस ग्रीड, मतलब इनकी जो लालच थी, दिस ग्रीड फॉर द कॉलोनीज अमंग द वेस्टर्न यूरोपियन नेशन कॉज द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल रूइन ऑफ द एशियन अफ्रीकन कंट्रीज। तो उनकी लालच की वजह से उन्होंने क्या किया, अपने कॉलोनीज तो बढ़ा ही दिए, साथ ही साथ लोगों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना, ओके, कम चीजों पे उनको प्राइस बेचना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एशिया और अफ्रीका की जो कंट्री है उनका इकोनॉमिकली और सोशली तो उनका डिस्ट्रॉय हुआ ही हुआ, साथ ही साथ उनका जो ओरिजिनल कल्चर था, उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई टाइम के साथ। तो ये जो रीजन था कि उन्होंने जो कॉलोनीज बनाई थी एशिया और अफ्रीका में, जिनकी वजह से जो एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली जो है, कल्चरल के वैसे अगर हम कैलकुलेट करें तो उनकी जो इम्पोर्टेंस थी और उनकी जो फेम थी, जो उनकी आइडेंटिटी थी, वो धीरे धीरे उन्होंने लॉस कर दी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन कॉलोनिज्म इन एशिया। तो हम बात कर रहे हैं पहले एशिया की और फिर पढ़ेंगे हम अफ्रीका। तो कॉलोनिज्म इन एशिया, तो एशिया के अंदर इम्पेरियलिज्म यूज किया गया था इन 1914। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना, नेपाल, सिक्किम, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पे जो इंडिया का मैप है जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है और बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है। तो ये 1947 से, मतलब कि इंडिया के इंडिपेंडेंट और पार्टीशन से पहले का मैप है।
यहाँ पे देख सकते हो जो रेड वाला हिस्सा है जो पूरा इंडिया है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ग्रेट ब्रिटेन का पूरा रूल था, हम उनके अंडर में काम करते थे। ग्रीन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्रेंच इंडो चाइना जो एशिया है वहाँ पे फ्रांस का रूल था। फिर ऑरेंज जो है यहाँ पे नेदरलैंड्स है। ये सिर्फ जो इंडिया है, चाइना है और तिब्बत और नेपाल जो है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है जो इंडिपेंडेंट है। जापान है, ये रहा जहाँ पे जापान, कोरिया और जो जापान है वो पूरा का पूरा जापान है वो भी इंडिपेंडेंट था। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ हिस्से हैं जो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बाकी जो कुछ हिस्से हैं वो किसी न किसी के अंडर में मतलब कि गुलाम हुआ करते थे, या फिर कहीं ना कहीं उनके वहां पे बहुत सारी कॉलोनीज थी। तो एशिया में क्या कॉलोनिज्म था? आफ्टर द स्ट्रेंथिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया, इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का जो पूरा काम था वो एक्सपांड होने के बाद इंग्लैंड एक्सपांड इट्स एम्पायर इन श्रीलंका, म्यांमार, अब यहाँ पे देख सकते हो नीचे ये श्रीलंका है, यहाँ पे बर्मा है, ओके, तो म्यांमार है, तो इन सारी चीजों को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बर्मा है, वही म्यांमार है। तो श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, वहां पे भी उन्होंने अपनी अपनी ब्रांचेस जो है ओपन करना शुरू कर दी और कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। इंग्लैंड एंटर इन चाइना ऑल्सो, इंग्लैंड ने चाइना में भी बिजनेस करना शुरू किया, बट ड्यू टू द ऑप्टिमम ट्रेड बिटवीन द इंग्लैंड एंड चाइना देयर वाज अ वॉर। अब ऑप्टिमम मतलब जिसे हम कहते हैं ड्रग्स, ओके, अगर आपको पता नहीं है तो एक ड्रग्स होती है, चाइना और इंग्लैंड के बीच में ड्रग्स सेल होती थी, बट चाइना ने धोखा दिया, इसकी वजह से इंग्लैंड और चाइना के बीच में एक युद्ध हो गया। ओके, 1939 से लेकर 1942 तक, ये 3 साल तक इनका पीस वॉर चला, जैसे अभी अमेरिका और चाइना का पीस वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर जो चल रहा है, विच कैम टू बी नोन एज अ ऑप्टिमम वॉर इन हिस्ट्री, जिसे हम ऑप्टिमम वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो इंग्लैंड ने चाइना के साथ भी ट्रेड करने की कोशिश की, बट चाइना ने ऑप्टिमम ट्रेड जो है उसकी वजह से, उसकी गलतियों की वजह से इंग्लैंड और चाइना के बीच में वॉर हो गई, जिसे हम ऑप्टिमम वॉर के नाम से भी जानते हैं। चाइना लॉस्ट देयर वॉर, चाइना जो है वो वॉर हार चुका था, एंड देयरबाय लॉस्ट 5 ऑफ इट्स पोर्ट टू इंग्लैंड, वेयर इंग्लैंड कुड कैरी ऑन देयर ट्रेड एंड दस एक्सपांड देयर एम्पायर। तो चाइना के 5 बड़े बड़े पोर्ट, जो 5 बड़े बड़े हिस्से थे, वो उसे इंग्लैंड को देने पड़े, और इंग्लैंड ने उस 5 पोर्ट पे कब्जा कर लिया और वहां पे उसने अपनी कॉलोनीज बना ली, और इस तरह से इंग्लैंड ने भी अपने बिजनेस जो है, अपनी कॉलोनीज जो है चाइना में बनाने शुरू कर दी। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ चाइना's वीकनेस, और चाइना की इस बात का वीकनेस का फायदा उठा के जापान, और यहाँ पे देख सकते हो आसपास में है, दिस इज द जापान, इसके ऊपर ये रशिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जापान है, यहाँ पे कोरिया है। तो जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस ढूंढने की कोशिश मत करना, इस मैप में नहीं है। सो जर्मनी, फ्रांस, वो यूरोप की कंट्रीज से है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका ऑल्सो एक्वायर्ड अ ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो इंग्लैंड तो जैसे जैसे इंडिया में घुसी गया, चाइना में घुस गया, उसी के साथ साथ रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी की सारी कंट्रियों ने भी क्या किया, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया चाइना के अंदर, और वहां पर ट्रेड करना शुरू कर दिया। एनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज इन द डेजर्ट रीजन, अब इन बाकी सारी कंट्रियों का कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है? अभी पूरी सारी कंट्रियों का कॉन्सेंट्रेशन है एशिया में, ओके, लेकिन दूसरी तरफ जहां पे अफगानिस्तान है, आप देख सकते हो, ये अगर मानो इस सारी कंट्रियों को मैं ईस्ट की कंट्रियां कहता हूँ, ये सारी कंट्रियां, अगर मानो ये सारी कंट्रियां ईस्ट की है, तो ये अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी की सारी कंट्रियां वेस्ट की है। जहां पे इन लोगों का पूरा कॉन्सेंट्रेशन ईस्ट में था, वहीं दूसरी तरफ अनदर साइड enormous oil resources in the desert region of West Asia attract to the Europeans to establish colonies there। तो उसी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अफगानिस्तान है, या फिर यहाँ पे आसपास में जो भी डेजर्ट एरिया था, दुबई वगैरह जो है, ये जो यहाँ पे मैंने मैप नहीं दिया, बट यहाँ पे जो कंट्रियां है वेस्ट एशिया की, वहां पे बहुत सारा ऑयल मिला, तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन थी वो पूरी की पूरी डाइवर्ट होकर कहाँ चली गई? वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज थी, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग ऑयल का बिजनेस करें, यहाँ पे इतना सारा हमें ऑयल मिला है। तो उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के यूरोपियंस ने क्या किया, जो वेस्ट एशिया था वहां पे भी उन्होंने अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर ली। तो इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका एस्टेब्लिश ऑयल कंपनी इन ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये सारी कंट्रियों के अंदर भी उन्होंने अपनी अपनी ऑयल फील्ड्स एस्टेब्लिश कर ली और वहां पे अपने कॉलोनीज बना दी, एंड मेड एफर्ट टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, और अपने अपने जरूरत के हिसाब से वो ऑयल निकालते रहे और उनका बिजनेस करते रहे। तो इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा जो एशिया है उनका पूरा का पूरा बहुत ही बुरी तरह से डेस्ट्रोनेशन किया और रूइन कर दिया उनको बुरी तरह से। और इस तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इन सबका पूरे के पूरे एशिया पे किस तरह से कह सकते हैं कि उनका पूरा का पूरा एक
हाथ था और पूरे की पूरी जितनी भी एशिया के अंदर कंट्रीज थी उनको गुलाम बनाने के लिए जो पूरा का पूरा मेन फैक्टर जो जाता है वो ब्रिटेन को जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से जो एशिया है उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। सेकंड अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन कॉलोनिज्म इन अफ्रीका, किस तरह से अफ्रीका को रूइन किया गया था। तो अगर हम बात करें अफ्रीका की तो डच से शुरुआत करते हैं। डच एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी इन साउथ अफ्रीका। फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका के अंदर डच के लोगों ने अपनी कॉलोनीज बनाई। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज इन कैप ऑफ गुड होप जो हमने आगे पढ़ लिया चैप्टर नंबर 1 में, एंड अल्जीरिया इन नॉर्थ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले कौन आया अफ्रीका के अंदर? डच, और डच के बाद कौन आया? इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो उन्होंने अपने केप ऑफ गुड होप और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर भी धीरे धीरे अपने कॉलोनीज एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। The vast province of Africa seemed quite suitable for acquiring a raw material. बाकी का जो हिस्सा था वो इतना अच्छा था कि उन पे कॉलोनीज बनाने से बेटर है आप वहां से रॉ मटेरियल ले जा सकते हो। इतना इजी और अच्छा रॉ मटेरियल मिलता था वहां पे, और उनको रेडी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके आप इंडस्ट्री में उसको मार्केट में बेच सकते हो। तो बाकी के जो प्रोडक्ट हैं, बाकी के जो हिस्से थे, उनको कॉलोनिज्म में कन्वर्ट नहीं किया गया बल्कि वहां से रॉ मटेरियल कलेक्ट किया गया। So, यहाँ पे आप देख सकते हो the vast province of the Africa seemed quite suitable for acquiring a raw material and selling a ready product post industrial revolution, because of which European countries competed to establish colony। और यहाँ पे आप देख सकते हो डच, इंग्लैंड और फ्रांस के बाद बाकी की जो कंट्री हो जिनका कॉन्सेंट्रेशन एशिया में था, अब उनको भी अफ्रीका के अंदर अपनी कॉलोनीज बना ली थी, क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल मिल रहा था जिससे वो इजीली फिनिश गुड्स बना के मार्केट में बेच सकते थे। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हो, ये वेस्टर्न अफ्रीका का मैप है जहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज। एक ही अफ्रीका के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है। इजिप्ट है, एंग्लो इजिप्ट है, ईस्ट अफ्रीका है, कॉन्गो है, एंग्लो है, नॉर्थ साउथ रोडेशिया है, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग मैप्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जो ब्लू वाला हिस्सा है ये डार्क ब्लैक सिल्वर कलर है, यहाँ पे फ्रांस का हिस्सा था। येलो है वहाँ पे स्पेन है, ग्रीन है वहाँ पे बेल्जियम, रेड है वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। तो ये अलग अलग कॉलोनिज्म है जहाँ पे इन लोगों ने अपनी अपनी कॉलोनीज बना के रखी थी। किंग लियोपोल्ड ऑफ द बेल्जियम सेज द वास्ट प्रोविंस ऑफ द कॉन्गो एंड एस्टैब्लिश हिज रूल। अब यहाँ पे किंग लियोपोल्ड है, उन्होंने बेल्जियम के अंदर अपना किंग लियोपोल्ड ऑफ द बेल्जियम सेज द वास्ट प्रोविंस ऑफ द कॉन्गो एंड एस्टैब्लिश हिज रूल्स। तो किंग लियोपोल्ड है जो बेल्जियम के राजा हैं, उन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट किया था कॉन्गो के अंदर पूरा का पूरा। एंड इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनी इन इजिप्ट। इंग्लैंड ने अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कहाँ की थी? इजिप्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो इजिप्ट है, इजिप्ट। यहाँ पे मैंने लिख के लिखा यूनाइटेड किंगडम। ओके, उसके बाद आगे का पढ़ते हैं। तो सम प्रोविंस ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड द सम ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो कहीं पे साउथ अफ्रीका पे भी उनका इंग्लैंड का कॉन्सेंट्रेशन था, तो कहीं पे नॉर्थ अफ्रीका में भी उनका, या फिर ईस्ट अफ्रीका पे भी उनका पूरा का पूरा कॉलोनिज्म था। फ्रांस एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनी इन ट्यूनिशिया, मॉस्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविजन। तो फ्रांस ने कहाँ कहाँ पे अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की? ट्यूनिशिया, मॉस्को एंड वेस्ट अफ्रीका। ये पूरा का पूरा जो वेस्ट अफ्रीका है मैंने आपको मैप में दिखा दिया, जैसे पूरा वेस्ट अफ्रीका यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रांस वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पे फ्रांस का एस्टैब्लिशमेंट था। जर्मनी एस्टैब्लिश्ड इट्स एम्पायर इन सम प्रोविंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। तो जर्मनी जो है उसने ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में अपनी कुछ कुछ प्रोविंसेस ली। तो यहाँ पे मैंने जर्मनी के लिए आपको डार्क ब्लैक दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्ट अफ्रीका जर्मनी, ओके, एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका जर्मनी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। तो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में मैंने जर्मनी दिखा दिया है आपको। यहाँ पे बीच में फ्रांस है और बाकी का जो रेड है वहाँ पे इंग्लैंड है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो तीन हमने चीजें पढ़ी कि इंग्लैंड में कौन से प्रोविंसेस थे, फ्रांस के कौन से प्रोविंसेस थे, और जर्मनी के कौन से प्रोविंसेस थे। इटाली कैप्चर द अफ्रीकन प्रोविंस अराउंड द रेड सी। तो रेड सी इस मैप में मैंने शायद नहीं दिया, इसके आसपास इटाली के लिए हाँ रेड सी मैंने नहीं दिया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड सी है यहाँ पे इस तरह से कुछ हिस्सों में रेड सी है। इसके आसपास ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, या जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है, ये इटाली ने कैप्चर कर लिया। इटाली ने कैप्चर द अफ्रीकन प्रोविंस अराउंड द रेड सी। स्पेन एंड पोर्टुगल आल्सो सीज द सम प्रोविंस ऑफ अफ्रीका। तो स्पेन और जो पोर्टुगल है उन्होंने भी कुछ कुछ हिस्से लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में यहाँ पे स्पेन है, ओके, ये जो हिस्सा है स्पेन का है, येलो वाला हिस्सा। तो स्पेन और पोर्टुगल ने भी कुछ कुछ हिस्से अफ्रीका के उनके ऊपर अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर दी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हर एक हिस्से में किसी न किसी कंट्री का कॉलोनिज्म था। A conference for the European nation was held in Berlin। अब उसके बाद बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुई 1844-1855 में।
इन द मिडेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन टू एस्टेब्लिश द कॉलोनी, कि किस तरह से अपनी अपनी अलग अलग कॉलोनीज को एक दूसरे से दूर रखा जाए और अपनी अपनी हिस्सों पर ही कॉलोनी को कंटिन्यू की जाए। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वेयर डिवाइडेड अमंग द यूरोपियन नेशन एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो कुछ हिस्सों में अफ्रीकन कंट्रीज को डिवाइड किया गया, ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा आपका, यहाँ पे आप ही बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने फाइनल मैप आपको दिया है कि कहाँ पे कौन से पार्ट में किस कंट्री का कॉलोनिज्म होगा। तो ये जो एट द एंड डिसाइड हुआ, तो ये पूरा जो मैंने मैप आपको यहाँ पे दिखा रखा है, उस पूरे मैप में यही चीज डिसाइड हुई थी कि फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका इतने हिस्से पे अपनी कॉलोनिज्म एस्टेब्लिश करेगा, यूके इतने हिस्से में काम करेगा, जर्मनी इतने हिस्से में काम करेगा, इटाली इतने हिस्से में काम करेगा, फ्रांस इतने हिस्से में काम करेगा। तो इस तरह से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये अब फिक्स है, यहाँ पे अभी कोई और कॉलोनीज नहीं बनाएगा। Thus the colonies dominance of the different European nation was established over the entire Africa। और इस तरह से पूरे अफ्रीका पे अलग अलग कंट्री के लोगों का क्या हुआ, एक कॉलोनिज्म एस्टेब्लिश हो गया। तो इस तरह से एस्टेब्लिश शुरुआत हुई कॉलोनीज बनाने की। दिस इज जस्ट अ स्टार्टअप, अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी इसका एंड नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ कॉलोनीज एस्टेब्लिश हुई है। हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ और रशिया का क्या रिलेशन है इसके साथ। उसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, जो हमारे सारे वीडियोस आ रहे हैं अप टू डेट। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आज का हमारा बियॉन्ड बुक्स क्वेश्चन, यू शुड नो दिस। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि शैम्पू कौन सी कंट्री में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था या इन्वेंट हुआ था। शैम्पूइंग इज एन इंडियन कॉन्सेप्ट। इंडिया में सबसे पहले शैम्पू का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था। कैसे? शैम्पू वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, नॉट द कॉमर्शियल लिक्विड वन। एक्चुअली शैम्पू को कॉमर्शियल लिक्विड की तरह डिक्लेयर नहीं किया गया था, बट मेथड बाय यूज ऑफ हर्ब्स। बट पहले के टाइम में जो हर्ब्स हैं उसको एज अ शैम्पू ही हम लोग यूज करते थे। क्यों? द वर्ड शैम्पू इटसेल्फ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड चंपू। शैम्पू जो है संस्कृत लिटरेचर वर्ड चंपू से आया हुआ है, विच मीन्स टू मसाज। तो पहले के टाइम में जो हर्ब्स हैं या फिर जो ऑयल है उससे इंडिया के अंदर चंपी की जाती थी, चंपू वर्ड से। आपने बहुत सारे पुराने सॉन्ग भी सुने होंगे। और एज अ हर्ब जो चंपू है, जो तेल मालिश की जाती थी, मसाज की जाती थी, उससे बहुत सारी अलग अलग कंट्रियों ने इंस्पायर होकर शैम्पू बनाना शुरुआत किया। तो ओरिजिनली तो शैम्पू इंडिया में नहीं बना था, बट हम ये कह सकते हैं कि शैम्पू की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इन्वेंशन है, सबसे पहले इंडिया में हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।